मेरा ना होना जाने क्यों हारा ही है, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई सामाती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश कुमार एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों को अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज मैं उपस्थित हुआ हूं ये हिंदी 100 मार्क्स का मॉडल प्रैक्टिस सेट 5वां लेकर के, जिसमें 100 प्रश्न निहित हैं जो कि आपके आगामी परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हर एक प्रश्न के बारे में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बताऊंगा और हर एक ऑप्शन के बारे में भी अच्छी तरीके से मैं यहाँ व्याख्या करने वाला हूँ। तो आप सभी विद्यार्थियों से नम्र निवेदन है, तहे दिल से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को स्किप करके ना देखें, हर एक प्रश्न को अच्छी तरीके से देखें। यकीन है कि अंत तक वीडियो देखते देखते आप सभी विद्यार्थियों को ये प्रश्न याद हो जाएंगे। मेरा हर एक सेट ऐसे ही चलते आ रहा है एकदम बेहतरीन तरीके से। तो ये आखिरी मॉडल प्रैक्टिस सेट 5वां लेकर के उपस्थित हुआ हूँ मैं सुरेश कुमार, और ये आज हम लोग हर एक प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हुए माता सरस्वती का नाम लेकर के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है विद्यार्थियों, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सत्संग में किसकी अभिरुचि थी? सत्संग में किसकी अभिरुचि थी जरा बताएं विद्यार्थियों। सत्संग की बात आई है तो मैं कहूंगा इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी, सूरदास। सूरदास जो थे सत्संग में उनकी विशेष अभिरुचि थी। पद लिखा था सूरदास जी के बारे में आप लोग जानते हैं। अगर मैं सूरदास जी के बारे में कहूँ ना, ये जो थे सत्संग के माध्यम से ही अपना क्या कहें कि जीविकोपार्जन करते थे, इनका जीवन चलता था ना। तो देखें सूरदास जी के बारे में अगर थोड़ा सा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1478। मैंने पिछले सेटों में भी बताया है 1478 में कहाँ हुआ था जी, तो सीही नामक, दिल्ली के सीही नामक ग्राम में जो दिल्ली के निकट में पड़ता है। अनुमानित जन्म तिथि है 1478 ईस्वी में ना। चलिए अच्छा, दीक्षा गुरु कौन थे इनके? सूरदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य, याद रखें महाप्रभु वल्लभाचार्य। चलिए वल्लभाचार्य इनके दीक्षा गुरु थे। हमेशा पूछता है प्रश्न में, तो इस प्रश्न को भी आप लोग याद करते चले। चलिए और रचनाएं देखें सूरदास जी की तो कौन कौन सी थी ना। सुरसागर आप लोग जानते हैं, साहित्य लहरी ना पूछता है हमेशा जी, याद करते चले। साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास जी की है ना। राधा रस के लिए किसकी रचना है? राधा रस के लिए किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। सुरसा रावली किसकी रचना है? तो सूरदास जी की है। ये चीजें आप लोग देखते चले। चलिए अगर मैं बात करूं तो फिर से अगर मैं बात करूं, चलिए ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो 1543, याद रखें आप लोग 1543 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था जी, कहाँ हुआ था जल्दी बताएं। तो राजापुर कहाँ था जी? बांदा। वही बांदा उत्तर प्रदेश। कहाँ पड़ता है बांदा? तो यूपी में पड़ता है विद्यार्थियों। कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। मैंने अच्छी तरीके से बताया था। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो 1543 ईस्वी, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। चलिए ये बताएं, तुलसीदास जी ने भी पद ही लिखा है आपके दिगंत भाग 2 में। और देखें इनकी कौन कौन सी रचना है ना। चलिए शिक्षा गुरु, चलिए देखते हैं तुलसीदास जी का 2 गुरु हुए हैं। एक तो हुआ है शिक्षा। चलिए कौन हुए हैं? तो शिक्षा गुरु अगर नाम कहे तो आप लोग किसको याद रखिएगा। शिक्षा गुरु की बात आती है तो शेष सनातन। कौन थे जी? शेष सनातन। मैंने अच्छी तरीके से बताया है, शेष सनातन थे। और दीक्षा गुरु की बात आती है तुलसीदास की दीक्षा गुरु की, तो कौन थे? तो नरहरिदास। चलिए नरहरिदास कौन थे? तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु। तो ये 2 चीजें आप लोग कंफर्म करते चले कि शिक्षा गुरु कौन थे? तो शेष सनातन जो कि काशी के विद्वान थे, और दीक्षा गुरु नरहरि दास। ये चीजें एकदम इंपॉर्टेंट है तुलसीदास से संबंधित। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या कर रहा है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने लिखा था कमायनी। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म भी देखते चले। हमेशा आजकल का ट्रेंड है कि जन्म तिथि याद करते चलना है। सबसे ज्यादा यहीं से प्रश्न पर पूछता है आपके ऑब्जेक्टिव में से। चलिए जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889। कहाँ हुआ था जी? तो वाराणसी यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। जिन्होंने कमायनी पुस्तक, जिनकी
बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ना, महाकाव्य है जिसका नाम है कामायनी, जिन्होंने लिखा था जयशंकर प्रसाद। तुमुल कोलाहल कलह में ना रति थी, श्रद्धा थी, सब चीज मैंने बताया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कठोर शब्द का विलोम होगा, आप लोग देखें, कठोर शब्द का विलोम होगा जी कोमल। चलिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही लग रहा है, सबसे उचित। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखें आप लोग, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि शेष। चलिए शेष शब्द का विलोम होगा, शेष शब्द का विलोम क्या होगा यार? शेष, शेष का विलोम होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अशेष। शेष मतलब बचा हुआ, तो अशेष यानी कि कुछ भी नहीं बचा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है विद्यार्थियों? अगला प्रश्न कह रहा है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? कितने वर्ष मैंने पढ़ाया था तुलसीदास जी के बारे में। चलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा विद्यार्थियों। 15 वर्ष तक रह करके उन्होंने काशी में ज्ञानार्जन किया था, विद्या सीखे थे। मैंने बताया था कि गुरु थे कौन, शिक्षा गुरु कौन थे जी? तो शेष सनातन। कौन थे जी? शेष सनातन, जो कि काशी के विद्वान ना, काशी के विद्वान भी थे और शेष सनातन भी थे। दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरि दास। चलिए बहुत सुंदर, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है विद्यार्थियों? देखें अगला प्रश्न कह रहा है कि शिव का उपासक कहलाता है। ओ यार शिव का उपासक क्या कहलाएगा? नो शैव ही तो कहलाएगा। चलिए देखें ये कुछ ऐसे व्यवहारिक प्रश्न भी बन सकते हैं आपके पेपर में, तो हर एक चीज, हर एक प्रश्न यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, देखते चले। चलिए शिव का उपासक शैव कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है विद्यार्थियों? देखें अगला प्रश्न कह रहा है कि चलिए जयशंकर प्रसाद, चलिए जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। देखें फिर से आ गया जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कहने का मतलब ना इस सबसे अच्छा महाकाव्य है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए कामायनी। कामायनी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। चलिए मैं बता दूं, अच्छा जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है? तो कामायनी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कामायनी। मैंने कई बार बताया है, पिछले सेटों में भी, पिछले प्रैक्टिस सेटों से भी आप सभी विद्यार्थियों को बताते आ रहा हूं। चलिए लेकिन ऑप्शन बी की तरफ देखते हैं, ये किसने लिखा है? साकेत किसने लिखा है? साकेत भारत भारती। भारत भारती किसकी पुस्तक है? भारत भारती ना किसकी पुस्तक है? साकेत किसकी? तो मैथिली शरण गुप्त। कौन है जी? मैथिली ना, मैथिली शरण गुप्त का आप लोगों ने नाम सुना होगा, हिंदी साहित्य के एक बहुत ही जाने माने ना प्रसिद्ध लेखक है, कवि है मैथिली शरण गुप्त। चलिए हम उसके बाद देखते हैं उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी है दिनकर जी की। किसकी रचना है जी? चलिए लिखते हैं यहाँ पे दिनकर जी की, दिनकर जी की, ठीक है ना, दिनकर जी, यानी कि जो कि हमारे बिहार के कवि हैं, जिन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की, याद करें ना। अच्छा संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए ही रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और उर्वशी के लिए याद रखें आप लोग, उर्वशी के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। उर्वशी जिन्होंने लिखा है, उर्वशी ना रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। दिगंत भाग 2 में उन्होंने लिखा है एक निबंध जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, जो कि शिव और पार्वती का कल्पित प्रतिबिंब है, छाया है, रूप है। चलिए इस विषय में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से निबंध प्रस्तुत किया है विद्यार्थियों, आप लोग पढ़ें पुस्तक में जाकर के। चलिए मुकुल किसने लिखा है? मुकुल, चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। मुकुल किसकी रचना है? मुकुल ना, मुकुल और बिखरे मोती। देखिए बहुत बड़ा पूछता है, देखें ध्यान से, मुकुल और बिखरे मोती किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो कहेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान की ना, चौहान की लेखनी है जी। चलिए खूब ध्यान से देखें, मुकुल किसकी है? मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान ना, बिखरे मोती साकेत, मैथिली शरण गुप्त ना, मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, कामायनी जयशंकर प्रसाद। चलिए तो ऐसे ये है बेस्ट तैयारी, हर एक ऑप्शन के बारे में आप लोग देखें अच्छी तरीके से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि दूषित शब्द का विलोम होगा। ओ यार दूषित शब्द का विलोम क्या होगा भाई? चलिए दूषित शब्द का विलोम क्या होगा? इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ना, सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्वच्छ। दूषित मतलब गंदा यार, प्रदूषित, प्रदूषित मतलब भी तो वही हुआ, गंदा ही हुआ, गंदा तो दिया ही है, मलिन मतलब मैला। इस प्रश्न का सही जवाब होगा केवल सी स्वच्छ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जी? देखिए चलिए अगला प्रश्न कह रहा है विद्यार्थियों, चीर विषाद विलीन मन की, चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? चीर विषाद विलीन मन की किस पंक्ति की कविता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तुमुल कोलाहल कलह में। लिखा किसने है? तो जयशंकर प्रसाद। किसने लिखा है विद्यार्थियों? चलिए जयशंकर प्रसाद ने लिखा है तुमुल कोलाहल कलह में ना। चीर विषाद विलीन मन की
मैं हृदय की बात रे मन। तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता को लिखा है। मैंने अपने विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो ये पंक्ति कहाँ की है? तो तुमुल कोलाहल कलह कविता की पंक्ति है। चलिए, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है विद्यार्थियों? देखिए अगला प्रश्न कह रहा है जी ना, घर का पर्यायवाची होगा। घर 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 का पर्यायवाची क्या होगा विद्यार्थियों? जल्दी बताएं। घर का निकेतन, तामरस दिया है, निकेतन ऑप्शन, तामरस, नलिन ना, और प्रभा। ये सब अनमन है, सब अनमन है यार। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निकेतन, निकेतन, गेह, निकेतन, धाम, आलय ना, निवास, सब तो घर के पर्यायवाची शब्द हैं विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे हम लोग आज इस मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 को। चलिए आगे कह रहा है प्रश्न, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है। वो शाब्दिक अर्थ, शब्द का अर्थ, जब कोई शब्द आप अपने कानों में सुन रहे हैं, उसका मतलब जब तक समझ में नहीं आए ना, तब तक वो शब्द नहीं है। समझ में आया बात है? चलिए, तो विराम, विराम का चलिए चाल गलत है जी, क्या कह दी ना, क्रिया ये क्या है जी ना, उठाव ये क्या कह दे जी। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ना, उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठहराव। विराम का मतलब ही तो कहते हैं ठहराव। चलिए खूबसूरत, शानदार। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि उसने कहा था, कहानी के कहानीकारक ना, कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? ओ यार कितनी बार बता बता के मैं तो थक चुका हूँ। उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी ने ना लिखा है इस कहानी को, जिसका मुख्य पात्र है लहना सिंह जो कि नायक है ना, सूबेदारनी है, हजारा सिंह है, बोधा सिंह है। चलिए ये बहुत ही ना युद्ध पर आधारित कहानी है, एक मर्मी कहानी है। चलिए आगे चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जी? अगला प्रश्न कह रहा है पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है। पढ़ने वाला, पढ़ने वाला। ओ यार अख मूंद के कहो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा वाला। पढ़ना ना, पढ़ना मूल शब्द क्या है? पढ़ना, लेकिन उसमें क्या लग गया है? वाला। पढ़ने वाला हो गया है जी। चलिए इस ऐसे प्रश्नों से आप लोग डरे नहीं ना, एकदम जय माता दी बोल करके ना भिड़ जाए इन प्रश्नों के साथ। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कौरव शब्द में प्रत्यय है। कौरव शब्द में प्रत्यय, मैंने बताया था कि प्रत्यय शब्दों के पीछे लगता है ना। प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्दों के पीछे। कौरव। चलिए कौरव शब्द में बताएं प्रत्यय आप लोग। चलिए सभी विद्यार्थी बताएं कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है जी? चलिए थोड़ा सा यहाँ डिफिकल्ट होते हुए चलिए प्रश्न नहीं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन चलिए सी, अ होगा जी। क्या होगा? अ। क्योंकि कौरव ना, कौरव यहाँ पर अगर वर्ण विच्छेद कीजिएगा ना तो यहाँ सिर्फ क्या मिलेगा जी? अ। एक तो मिलेगा व ना, वह हलन, और ये मिलेगा अ। तो इस कौरव जो शब्द है इसमें केवल प्रत्यय निकलता है अ। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब था जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है विद्यार्थियों? देखें, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल्य उद्देश्यों में है? दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दल विहीन लोकतंत्र, ये राजनीति विज्ञान ना या फिर इंडियन पॉलिटी आप लोग पढ़े हैं IAS अकेडमी में, तो आप लोग को ये बात समझ में आ रहा होगा कि दल विहीन लोकतंत्र क्या होता है, किसके मूल उद्देश्यों में है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए मार्क्सवाद और लेनिनवाद। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद। याद कीजिए हम लोगों ने पढ़ा था ना संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण जब आए थे पटना के गांधी मैदान में, है कि नहीं? ऐतिहासिक भाषण हुआ था, तो उसमें न कुछ जिक्र हुआ है कि दल विहीन लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सा जिक्र हुआ है, और वो किसके मूल्यों में ना, किसके उद्देश्यों में उसका मूल अवधारणा है? तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। ये बताया है किसने? तो जयप्रकाश नारायण ने। चलिए खूबसूरत, शानदार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद। पवन शब्द का संधि विच्छेद, ओ यार संधि विच्छेद, ज्वाइनिंग आ गया, ज्वाइनिंग, संधि विच्छेद। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, मैं कहूंगा ऑप्शन ए, पोधन अन। ओ प्लस अ बराबर क्या हो जाता है जी? वह हो जाता है। अयादि संधि आप लोगों ने पढ़ा है। संधि के ना वर्णों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो तीन प्रकारों से बांटा जाता है जी। स्वर संधि, विसर्ग संधि ना, और व्यंजन संधि। स्वर व्यंजन ना, स्वर व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, और उनमें से एक भेद पड़ता है कौन सी? अयादि संधि। अयादि जो कि कहता है मैं अयादि हूँ, साधु जैसा, संत जैसा हूँ, अयादि नाम से ही पता चलता है। तो पोधन अन बराबर क्या बनेगा? पवन। चलिए
आप लोग क्लियर करते चले, मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया है अपने विद्यार्थियों को। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद, अरे यार उद्योग, चलिए आ गया व्यंजन संधि। कौन संधि? व्यंजन। उत्तधन योग होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा जी? उत्तधन योग। तय का किसमें बदल जाना जी? तय का किसमें? दय में बदल जाना। तय का किसमें बदल जाना विद्यार्थियों? त संबंधी मैंने नियम बताया था। उद्योग ना उत्तधन योग होगा इस प्रश्न का सही जवाब, जो कि व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? गैंग्रीन, ओए यार क्या बात है, गैंग्रीन आ गया। गैंग्रीन, गैंग्रीन किसने लिखा है? चलिए हाँ निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? गैंग्रीन देखो एक प्रकार की बीमारी होती है, मैंने बताया था। गैंग्रीन क्या होती है जी? एक प्रकार की बीमारी होती है जो कांटों के चुभने से होती है। याद करें ना। अच्छा 17 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा? आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, रोज। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो रोज। रोज किसने लिखा था? तो अज्ञेय जी ने लिखा था। किसने लिखा था जी? चलिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को आप लोग जानते हैं किसने लिखा था विद्यार्थियों? याद करें एक बार फिर से। अज्ञेय ना, अज्ञेय जी ने लिखा था। रोज एक मालती है ना, कहानी में मालती है जो कि एक गृहिणी है। गृहिणी है, घर के कामकाज है। उसका पिछला जीवन चरित्र क्या है? उसका पति है महेश ना, महेश्वर नाम है शायद, डॉक्टर है। क्या है जी? पेशे से डॉक्टर है और उनका पोस्टिंग जो है किसी पहाड़ी इलाके पर है और वहाँ पे ये पहाड़ों में ना पैरों में कांटा चुभ जाने से ये रोग होता है और अगर इलाज समय पर नहीं हुआ तो पैर को काटना भी पड़ता है, ऐसा पाठ में जिक्र हुआ है। तो गैंग्रीन शीर्षक कहाँ का है? तो रोज कहानी का ये ना ये चीज है, गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है जो कि एक प्रकार की बीमारी है, कांटों के चुभने से होती है। ठीक है ना। चलें आगे चलते हैं विद्यार्थियों। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। कह रहा है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक है, कारक चिन्ह ना, कारक पूछा गया इसमें, बताएं कारक। तो अपदान से, वो तो अलगाव की स्थिति होगी। देखिए ऑप्शन ए की तरफ अपदान से, ये तो अलगाव की स्थिति, जब अलग हो रहे हैं, आप जुदा हो रहे हैं। संप्रदान को के लिए, करता ना, कर्ता ने, करण से के द्वारा, ओए किससे? तो कुल्हाड़ी से। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, से के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, करण कारक। करण कारक छुपा हुआ है इस वाक्य में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आनंदमय शब्द कौन सा समास है? आनंदमय, आनंदमय कौन सा समास है? यहाँ पर आनंद मग्न भी कह सकता था। क्या कह सकता था जी? मग्न ना। अगर विग्रह करेंगे तो आनंद में मग्न, विभक्ति चिन्ह क्या आया? विभक्ति चिन्ह आ गया यार, आनंद में मग्न, आनंदमय या आनंद मग्न। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ना ऑप्शन ए। चलिए तत्पुरुष, जितने भी विभक्ति चिन्ह आते हैं समास के अंतर्गत ना, समास में अगर कोई भी समासिक पद हो उसमें विभक्ति चिन्ह मिल गए तो अख मुंद के वो समास कहाँ जाएगा? तो तत्पुरुष समास में ना। आनंद में मग्न, आनंद मग्न है भाई, आनंदमय है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी की झोपड़ी को डैश 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 ने जला दिया। गांधी जी की झोपड़ी को खाली स्थान है, ने जला दिया। किसने जला दिया? ग्रामीणों ने नहीं, युवकों ने नहीं, छात्रों ने नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, एमन साहब के कर्मचारियों ने। याद कीजिए पाठ ओ सदा नीरा। कौन सदा नीरा? ओ सदा नीरा। चलिए किसने लिखा था? तो माथुर जी ने लिखा था, जगदीश चंद्र माथुर जी ने। और व्याख्या किया था चंपारण की धरती के बारे में। जब गांधी जी आए थे 1917 में चंपारण में, तो आंदोलन हुआ था, पेड़ के नीचे उन्हें आश्रय मिला था। उसके बाद धीरे धीरे कालक्रम में उन्हें रहने के लिए झोपड़ी मिली। लेकिन जैसे ही ऐमन अंग्रेज अधिकारियों को ये मालूम पड़ा, जो कि अंग्रेज अधिकारियों में एक ऐमन साहब था ना, उसको मालूम चला कि गांधी आया है और लोगों को भड़का रहा है हमारे खिलाफ। ठीक है, तो ऐमन साहब ने गया और अपने कर्मचारियों के साथ गांधी जी की जो निवास स्थल थी, झोपड़ी थी, उसको क्या कर दिया जी? जला दिया। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर से ये प्रश्न लिया गया है। चलिए बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगले प्रश्न की तरफ चले। करा कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम है। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, ये कौन सा सर्वनाम है? बताएं आप लोग। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, कौन सा सर्वनाम है? चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, देखें इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, पुरुषवाचक सर्वनाम मुझे भी, यानी कि मैं पुरुष हूं। मुझे भी क्या मिल रही है जी? छात्रवृत्ति, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए क्लियर करते जाए हर एक प्रश्न। अगला प्रश्न क्या करा? उपकार शब्द में, उपकार शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग शब्दों के आगे लगता है वैसा शब्दांश, मैं कहूंगा कि वैसा शब्दांश जो शब्दों के आगे लग करके, यानी कि मूल शब्दों के आगे लग करके उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है या विशेष अर्थ ला देता है, वही तो उपसर्ग कहलाता है, प्रीफिक्स। चलिए सफिक्स प्रीफिक्स मैंने पढ़ा है अपने विद्यार्थियों को। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 22 का डी, उप,
यहाँ ना देखें, ये सब गलत है, सब गलत है, आधा पद थोड़ी है भाई। चलिए इस प्रश्न का सही जो है वो ऑप्शन डी उपसर्ग है। चलिए एक एक चीज क्लियर करते चलें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है यार? जरा याद करने का प्रयास करो। सिपाही की ना, चलिए ऑप्शन बी मोहन राकेश ना। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है भाई? तो मोहन राकेश। कितनी बार मैंने बताया था ना, कौन था जी? मानक था, उसकी बहन मुन्नी थी ना, बिस्नी थी, कुंती थी, सब पात्र थे। सभी पात्रों के बारे में मैंने जब पढ़ाया है इस कहानी को, रोज कहानी को ना नहीं, सिपाही की माँ एकांकी है, कहानी नहीं है बल्कि एकांकी ही कहेंगे। इसको पढ़ाया है जब, तो बहुत अच्छी तरीके से बताया है इस बारे में। चलिए बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है विद्यार्थियों, देखें अगला प्रश्न कह रहा है कि गंडक नदी का जल सदियों से, अच्छा गंडक नदी का जल सदियों से डैश 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 खाली क्या शांत रहा है? गलत है यार, चंचल रहा। हाँ ठीक है, चंचल रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चंचल रहा है। अच्छा फिर से आ गया, ओ सदानीरा, ओ गंडकी, ओ नारायणी कहकर के संबोधित किया है किसने? रामधारी सिंह नहीं, जगदीश चंद्र माथुर जी ने, जब वे आए थे यात्रा वृतांत करने चंपारण की धरती की। जब जो भारत और नेपाल के बॉर्डर में जो बैराज का निर्माण हुआ है, गंडक बैराज का निर्माण हुआ है, वो अभी प्रोस्पेक्टस उसका चल रहा था, कितनी दूरी है, कितने पैसे लगेंगे ना, ये सारा मापदंड अभी हो रहा था। तब घूमने आए थे जगदीश चंद्र माथुर, कहाँ? हमारे चंपारण की धरती पर, और उन्होंने इन सब का जिक्र किया है। और विशेषकर किसका जिक्र किया है? तो गंडक नदी का। उन्होंने कहा था कि गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है, लेकिन हम मानव जो है ना इसके रास्ते में, या फिर ना ये संस्कृति तो है ही, धरोहर है ही ना, साथ में कहीं कई जगह क्षति की है ना, जनमानस में क्षति हुआ है, कहीं जो धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, उनको खंडहर बना दिया है। वैसे मूर्तियां हो ना, प्रतिबिंब हो ना, वो बिखरे पड़े हैं नदी के किनारे। तो एक बिखरी हुई सी प्रकृति देखने को मिलती है गंडक नदी के किनारे। तो जगदीश चंद्र माथुर ने कहा है कि गंडक नदी का जल सदियों से क्या रहा है? तो चंचल रहा है। चलिए बहुत खूबसूरत, आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। चलिए देख रहे हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद होगा। चलिए ये जो सच्चिदानंद शब्द है, इसको मैंने बताया था जब संधि मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना तब, ठीक है ना। देखें ये 3 तरीके से टूटेगा। इस प्रश्न का सही जवाब को मैं बता दूं, आप लोग रट ही ले, ऑप्शन डी, सत धन चित्त धन, कौन सी जी? आनंद ना, सत धन चित्त धन आनंद। इस शब्द का संधि विच्छेद होगा, जो कि व्यंजन संधि के नियम के अंतर्गत आता है, जिसमें एक चलता है त संबंधी नियम। कौन संबंधी नियम जी? त संबंधी नियम एक चलता है, ठीक है। कहाँ? तो व्यंजन संधि में। कहाँ जी? व्यंजन संधि में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सही, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद होगा सत धन चित्त धन आनंद। याद रखें, मैंने लिखाया भी था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि लीड बेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? जे कृष्णमूर्ति क्या थे विद्यार्थियों? लीड बेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? बताएं, जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो विश्व शिक्षक थे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या होगा जी? ऑप्शन सी। अच्छा, जे कृष्णमूर्ति ना, जिद्दू कृष्णमूर्ति, जे का मतलब जी जिद्दू, ठीक है ना, जिद्दू कृष्णमूर्ति, ठीक है ना, कृष्णमूर्ति पूरा नाम ही पूछता है जी, कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति। जन्म कब हुआ था विद्यार्थियों? बताएं, जन्म कब हुआ था इनका? जन्म देखे जी कृष्णमूर्ति, इन्होंने लिखा था शिक्षा ना, शिक्षा जो कि एक संभाषण है ना, संभाषण है। वे पेशे से लेखक नहीं थे, बस प्रश्नों का जवाब देते थे ना, एक लिटरेचर टाइप जॉब करते थे, ठीक है ना, जानकार थे। आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो जे कृष्णमूर्ति लीड बेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो विश्व शिक्षक थे। इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी। और देखें मैं थोड़ा सा और यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा आप लोगों को। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था आप लोग बताएं ना। तो मैं कहूँगा चलिए एक नहीं बल्कि 12 मई। कितना मई जी? 12 मई। 12 मई, चलिए 12 मई कब हुआ था? 12 मई ना 1895। 12 मई कब हुआ था यार? 1895। कहाँ हुआ था? चलिए चित्तूर आंध्र प्रदेश। कहाँ हुआ था? चित्तूर आंध्र प्रदेश। चलिए चित्तूर कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में ना जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था जी। चलिए रचनाओं के बारे में देखें अगर बात की जाती है ना, चलिए बात की जाती है किनकी, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ना पीडीएफ थोड़ा सा गड़बड़ाया है जी।
चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ ना, लेकिन जाने से पहले जे कृष्णमूर्ति की दो रचनाएं देख लेते हैं जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत बार पूछा हुआ है और आप एक नज़र बस देखें आपको याद हो जाएगा। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द फर्स्ट ना याद रखें आप लोग, द फर्स्ट ना, फर्स्ट ना, फर्स्ट एंड लास्ट ना, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है? किसकी रचना है विद्यार्थियों? फ्रीडम किसकी रचना है? तो कहेंगे जे कृष्णमूर्ति की। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है? जे कृष्णमूर्ति की। इसी प्रकार का एक और पूछता है ना कि द ओनली रिवॉल्यूशन, चलिए द ओनली ना अंग्रेजी में ही लिखूंगा, द ओनली ना क्या रिवोल्यूशन, चलिए द ओनली रिवॉल्यूशन किसकी रचना है भाई? तो कहेंगे ना जे कृष्णमूर्ति की रचना है। ये दो चीजें आप लोग एकदम याद कर लें। ये आखिरी प्रैक्टिस सेट है, पांचवा मॉडल सेट है, तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को एकदम अच्छी तरीके से बता रहा हूं। द ओनली रिवॉल्यूशन किसकी रचना है? जे कृष्णमूर्ति की ना। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है? जे कृष्णमूर्ति। दस याद रखिएगा, जे कृष्णमूर्ति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है जी? घाट घाट पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखें, घाट घाट पानी पीना, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ना, देखें अनुभवी होना। चलिए ऑप्शन ए कर रहा है अनुभवी होना। हाँ जी लग रहा है बहुत यात्रा करना, नहीं 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 ये गलत है। अनेक लोगों से मित्रता करना, नहीं नहीं नहीं। रोजगार के नए नए अवसर तलाशना, नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि बहुत अनुभवी होना ना। कहते हैं कि घाट घाट का पानी पी चुके हैं भाई, हमसे बात मत करो, हमसे मत ज्यादा ना, हमसे ज्यादा बहस मत करो, हमने घाट घाट का पानी पी लिया, यानी कि अनुभव, हमने अनुभव प्राप्त कर लिया। इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान है। मूल निवास, देखें अशोक वाजपेयी की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं जी? अशोक वाजपेयी की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म हुआ था ना 16 जनवरी 1941 ईस्वी को ना। चलिए अशोक वाजपेयी की अगर मैं बात करूं तो जन्म हुआ था, यहाँ देखे लिख रहा हूं ना 16 जनवरी। कब हुआ था जी? चलिए विद्यार्थियों बताएं आप लोग 16 जनवरी ना कब हुआ था? तो 16 जनवरी बताएं आप लोग, 16 जनवरी 1941, 16 जनवरी 1941 में हुआ था। याद करते जाएं कहाँ हुआ था, बताएं आप लोग कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़, दुर्ग छत्तीसगढ़ स्थान है जी। देखें अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है ना? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए ना, सागर मध्य प्रदेश, सागर मध्य प्रदेश। देखिए अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था ना 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दुर्ग छत्तीसगढ़ में, लेकिन निवास स्थान कहाँ था? तो वो था सागर मध्य प्रदेश में। इस बात को आप लोग कंठस्थ करते चले। अगला प्रश्न क्या करें? गला छूटना मुहावरे का अर्थ है। गला छूटना मुहावरे का अर्थ है। गला छूट गया भाई, गला छूट गया मतलब डिंग हाँकना गलत है, भटकना गलत है, पिंड छूटना ये लग रहा है, परेशान करना नहीं, गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गला छूटना यानी कि पिंड छूटना। पिंड छूटना यानी कि गला छूट रहा है, यानी कि पिंड छूट रहा है। पिंड मतलब गांव ना, गली कस्बा ना, नगर चौराहा या अपना घर ना, यानी कि पिंड छूटना मतलब गला छूटना। गला छूट रहा है यार, यानी कि पिंड छूट रहा है ना। चलिए बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। हर एक प्रश्न को आप लोग देखेंगे गहराई से। माथा ठनकना मुहावरा करते हैं। वो माथा ठनक गया यार, कहते हैं ना, अबे माथा मत ठनका, चलिए यहाँ से जा। चलिए यानी कि ऑप्शन ए की तरफ देखें, भयभीत हो जाना गलत है, घबरा जाना गलत है, हिम्मत आ जाना गलत है। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ना, चलिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए अनिष्ट की आशंका, अनिष्ट माथा ठनकना, यानी कि जो मैं नहीं चाह रहा वही होने वाला है, उसी को कहते हैं अनिष्ट की आशंका, ठीक है ना, यानी कि हो सकता है। चलिए इसलिए तो माथा ठनकता है। अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न कह रहा है मोपासा कहाँ के थे? मोपासा कहाँ के थे? मोपासा कहाँ के थे बताएं आप लोग ना। चलिए ये कहाँ के थे? मोपासा कहाँ के थे विद्यार्थियों? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, फ्रांस के थे। मोपासा ने क्या लिखा था? तो रस्सी का टुकड़ा। क्या लिखा था विद्यार्थियों? कई बार बताया है मैंने, रस्सी का टुकड़ा। याद रखें सभी विद्यार्थी, प्यारे विद्यार्थियों याद रखें, रस्सी का टुकड़ा किसने लिखा था? लिखा है तो गाई डी मोपासा ना। चलिए
बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिवाली शब्द संज्ञा है। ओ यार, दिवाली आई है, दिवाली सुनो जी घर वाली, तेरे कंगने ने दिल धड़काया है। चलिए, ये तो मेरा वीडियो काफी फेमस है। दिवाली शब्द संज्ञा है। दिवाली शब्द कैसे संज्ञा है? ओ यार देखो, इस प्रश्न का जवाब होगा सही ऑप्शन। देखें, बहुत लोग ना नहीं अलग ही ऑप्शनों की तरफ उनका ध्यान जा रहा होगा, नहीं, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। दिवाली शब्द संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी विशेष ना जाति, धर्म, ना त्योहार, पर्व, स्थान, वही तो कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बाकी सब ना भाववाचक भाव होता है जी, समूहवाचक समूह होता है, जातिवाचक जात होते हैं कि नहीं। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिवाली क्या है जी? तो कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है पेशगी के लेखक कौन है? पेशगी के लेखक कौन है भाई? पेशगी किन्होंने लिखा है? पेशगी किन्होंने लिखा है? तो हेनरी लोपेज ने। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। हेनरी लोपेज का जन्म कहाँ हुआ था? याद करें, अफ्रीका, कांगो गणराज्य अफ्रीका में ना, अफ्रीका में हुआ था। और कहाँ जी? अफ्रीका में और कांगो गणराज्य में हुआ था। किनका? तो हेनरी लोपेज का जन्म, जिन्होंने लिखा था पेशगी। ये आपके दिगंत भाग में प्रतिपूर्ति का अंतिम चैप्टर है। चलिए, इसको आप लोग पढ़ें पुस्तक से, बहुत अच्छी कहानी है जी, बहुत अच्छी प्रतिपूर्ति है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों, बिना विलंब किए हुए है। बिना विलंब किए हुए। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा पीडीएफ ना गड़बड़, लेकिन मैं गड़बड़ होने नहीं दूंगा। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है अर्थ के आधार पर। ओए क्या बात है, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य, शब्द नहीं बल्कि वाक्य के कितने भेद होते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद ना। अच्छा, वाक्य को 3 पूरे ना शब्दों के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक तो अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है रचना, क्या जी? रचना। और तीसरा होता है प्रयोग ना, प्रयोग के आधार पर। वाक्य को ना संपूर्ण हिंदी में बांटने का 3 ही तरीके हैं। एक रचना के आधार पर बांट सकते हैं, एक प्रयोग के आधार पर, और एक अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर विद्यार्थियों ना वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8। जैसे विधिवाचक मैंने बताया था, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक ना, संकेतवाचक, विस्मयादि बोधक, प्रश्न सूचक, आज्ञावाचक ना, ये सब कौन है? तो अर्थ के आधार पर शब्दों के 8 भेद होते हैं, और यही 8 भेद है प्रकार है। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं विद्यार्थी सब? रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के ना वाक्य कितने भेद होते हैं? वाक्य कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद। सेंटेंस कितने होते हैं? 3। मैंने बताया था ना, संयुक्त क्या पूछता है जी? संयुक्त आप लोग को याद होगा, पढ़ाया होगा मैंने। संयुक्त एक होता है सरल, क्या होता है जी? सरल। और दूसरा होता है मिश्र, जो कि आजकल का ट्रेंड है। आपके पेपर में कम से कम 2-3 प्रश्न वाक्य से पूछे जा रहे हैं, और आप लोग इस चैप्टर को भली भांति पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। चलिए, और एक और है ना, किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है ना। पहला होता है कर्तृवाच्य, वाच्य आ जाता है कर्तृवाच्य। कौन वाच्य जी? कर्तृ। दूसरा होता है कर्मवाच्य। तीसरा क्या होता है जी? तो भाववाच्य। मैंने बताया था। चलिए, अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वह घर नहीं जाएगा। वह घर नहीं जाएगा क्या है? कौन सा वाक्य है? वह घर नहीं जाएगा वाक्य है। कौन सा वाक्य है? ओ यार, वह घर नहीं, नेगेटिविटी आ गया तो कहेंगे निषेधवाचक। निषेधवाचक मैंने अभी बताया था कि वाक्यों को ना अगर हिंदी व्याकरण में अगर आप बांटते हैं तो 3 तरीकों से ही बांटा जा सकता है, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 8 भेद होते हैं, और उसी में एक भेद होता है निषेधवाचक। नहीं, नेगेटिविटी होती है ना, तुम वहां मत जाओ, तुमको नहीं जाना है ना, यहाँ गाड़ी पार्क मत करें, यहाँ धूम्रपान अलाउड नहीं है। ये सब किस वाक्य के अंतर्गत आएंगे? तो निषेध वाक्य के अंतर्गत। आज्ञा सूचक क्या होता है? तुम 1 गिलास पानी लाओ, 1 गिलास मेरे लिए 1 गिलास पानी लाई, वहां जाई, आज्ञा दे रहे हैं तो आज्ञा वाचक हो गया। संदेह ना, संदेह, मेरे पिताजी आएंगे तो खिलौना लाएंगे, ये संदेह हो गया, संदेहवाचक, जो कि अर्थ के आधार पर 8 भेद होते थे बच्चों वाक्य के, उसी में सब भेद है, यही है, ठीक ना। प्रश्नवाचक ना, तुम कैसे हो, क्या हो, कहाँ गए थे, क्या खाए, सब प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। चलिए, मैंने अच्छी तरीके से बताया है। अगर आप आयुष अकेडमी के विद्यार्थी है तो समझने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी। अगर अदर स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, बस आप देखते चले। चलिए, चेखव एक अतुलनीय कलाकार है, ऐसा किसने कहा? चेखव, देखिए अंतोन चेखव का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अंतोन चेखव का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये किसने कहा था? तो ना, चलिए, लेव टॉल्स्टॉय,
चेखव एक अतुलनीय कलाकार है, ये किसने कहा था? तो लेव टोल्स्टॉय। चलिए, अंतोन चेखव, क्लर्क की मौत याद करें। अंतोन चेखव कौन थे भाई? कि क्या लिखा था? तो क्लर्क ना, क्लर्क प्रतिपूर्ति है आपके दिगंत भाग 2 में, क्लर्क की मौत। चलिए, क्लर्क की मौत किसने लिखी थी? तो अंतोन चेखव। जब आप ये प्रतिपूर्ति पढ़िएगा, कहानी पढ़िएगा, तो उसमें लेव टोल्स्टॉय है जिन्होंने अंतोन चेखव को एक अतुलनीय कलाकार कह के संबोधित किया है। चलिए, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, इतने अच्छे से देखें, कोई बताएगा नहीं आपको। मैं सुरेश कुमार, उम्मीद है कि आप मेरा 5 प्रैक्टिस सेट देख लें। एकदम हिंदी ना 50 में, सब्जेक्टिव की तो बात अलग है, लेकिन आप 100 देता है ऑप्शनल, उसमें से 50 एकदम पक्का करके आइएगा, इसमें कोई संदेह है, कोई संदेह नहीं है। अगर आपने मेरे 5 प्रैक्टिस सेट का वीडियो देखा है तो आपको 50 में से 50 एकदम गारंटी के साथ आने हैं, ये मैं लिख के देता हूँ। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ देखें। कह रहा है कि अनुभव शब्द है, अनुभव से कह रहे हैं, और ये बात ना हम किससे कह रहे हैं जी? अनुभव से कह रहे हैं विद्यार्थी। अनुभव शब्द है तो कहेंगे अक मुंद के पुल्लिंग अकारांत। अनुभव, अ आया, अ से समाप्त हुआ, तो जितना भी अकारांत शब्द होते हैं, अकारांत अ पे खत्म होते हैं, अ ध्वनि पे, वो सब क्या कहलाते हैं जी? पुल्लिंग। मैंने नियम बताया था अपने विद्यार्थियों को, अच्छी तरीके से पढ़ाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मनोविनोद शब्द कौन सा लिंग है? और फिर से लिंग पूछ ले यार। मनोविनोद अकारांत क्या हो गया जी? अकारांत मतलब क्या होगा? ये शब्द ही पुल्लिंग होगा, ठीक है ना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, पुल्लिंग। मनोविनोद कौन सा शब्द है? तो पुल्लिंग है। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। 1 गिलास पानी लाओ। ओ यार, अभी तो बताया था अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8। उनमें से एक भेद है आज्ञासूचक। चलिए, आज्ञावाचक, ऑप्शन ए, सी। 40 का ऑप्शन सी, आज्ञावाचक। 1 गिलास पानी लाओ। अरे भाई, आज्ञा दे रहा हूं, 1 गिलास क्या लाओ? पानी लाओ भाई, आज्ञा दे रहा हूं, तुमको लाना पड़ेगा। चलिए, यानी कि ये किस प्रकार का वाक्य है? तो आज्ञावाचक, जो कि अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं वाक्य के, उनमें से एक भेद है आज्ञावाचक। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, आप लोग समझ रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विद्यार्थियों, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, मैंने बताया था, शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। उर्वशी किसकी लेखक है, किसकी लेखनी है? संस्कृति के 4 अध्याय किसके लेखनी है? तो कहेंगे रामधारी सिंह दिनकर, जो कि अपने बिहार के लेखक हैं जी। चलिए, अर्धनारीश्वर। निबंध, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निबंध विद्या से संबंधित है अर्धनारीश्वर। कि पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तो वो महान बन जाता है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सब्जेक्टिव में। चलिए, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि रविंद्र का संधि विच्छेद है। रविंद्र। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रवि धन इंद्र। ये भी स्वर संधि के भेदों में से एक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, देखें क्या कह रहा है जी। अगला प्रश्न कह रहा है, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं, यानी कि जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, जिज्ञासु ही तो कहते हैं यारो, जिज्ञासु ही कहते हैं ना, जिज्ञासा नहीं। जो जानने की इच्छा रखता है ना, जिज्ञासा मन में जो होती है जानने की इच्छा, उसे जिज्ञासा कहते हैं। जानकार जो जानता है उसे जानकार कहते हैं। जिजीविषा क्या होता है? मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जब पढ़ाया था तो बताया था ना, जिजीविषा जो अधिक दिनों तक जीने की इच्छा रखता हो, ठीक है ना। क्या जी? जो अधिक ना, जो अधिक की, मैं 100 साल नहीं बल्कि 150 साल जीऊं, ऐसा कर जो अधिक दिनों तक जीने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। चलिए, ये सारे चीज भी मैं बताते चलूंगा ताकि एक शब्द भी आप लोग को ना कंफ्यूज ना करे। अगला प्रश्न कह रहा है, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित है? किस वाद मतलब धारा जो होती है, ये ख्याल में सोच रहे हैं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, सोच के लिख दिए, गाना हो गया भाई, है कि नहीं। चलिए, बहुत जो कि मेलोडियस गाना है जी। तो जयशंकर प्रसाद किस वाद मतलब होता है धारावाद ही कहेंगे, किस वाद के। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, छायावाद। छायावाद, जयशंकर प्रसाद किस वाद के लेखक है? छायावाद। याद कीजिए ना, तुमुल कोलाहल कलह में ना, तुमुल कोलाहल कलह में ना, तुमुल कोलाहल किसने लिखा है? तुमुल कोलाहल कलह में। चलिए, किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद ने। कमायनी किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है ना। कमायनी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके आगामी एग्जाम में, तो हर एक चीज को आप लोग कंटेस्ट करते चले ना। चलिए आगे चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कवितावली के रचनाकार है। कवितावली, ओ यार ये कौन सा प्रश्न पूछ दिया भाई। चलिए, कवितावली, कवितावली के हैं तुलसीदास। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब। कवितावली, दोहावली ना, दोहावली, कवितावली, दोहावली। और भी पूछ सकता है यार, गीतावली ना, गीतावली। रामचरितमानस ना, रामचरितमानस, रामचरितमानस। विनय पत्रिका, चलिए विनय पत्रिका। और मैं क्या कहूँ यार ना, और भी ना,
बहुत से रचनाएं हैं कि किनकी, तुलसीदास की। आप लोग जानते हैं कवितावली के रचनाकार तुलसीदास हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसके लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा है, उसे कहते हैं विधुर। क्या कहते हैं जी, विधुर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, विधुर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है विद्यार्थियों, चिड़ी मार कौन सा समास है। चिड़ी मार, अगर इस शब्द को विग्रह करें तो चिड़ियों को मारने वाला। किसको मारने वाला, चलिए चिड़ियों को क्या करने वाला जी, चिड़ियों को, चलिए चिड़ियों को क्या करने वाला, मारने वाला। अगर विग्रह करें आप शब्द को, समासिक पद को, तो मारने वाला। चलिए ये नहीं है, मारने वाला। चिड़ियों को क्या करने वाला जी, मारने वाला, यानी कि विभक्ति चिन्ह आ गया, चिड़ियों को मारने वाला। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग बताएं ना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इस प्रश्न का, चिड़ियों को मारने वाला। बहुत खूबसूरत मैंने पढ़ाया है, आप लोग उम्मीद है कि सुन रहे हो। अगला करा कि साहित्य लहरी किनकी रचना है। साहित्य लहरी, साहित्य लहरी सुरसारावली, सुरसागर किसकी रचना है, आप लोग बताएं, जल्दी बताएं। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, सूरदास है। साहित्य लहरी, सुरसारावली, सुरसागर सब किनकी रचना है, तो सूरदास जी के ना। मैंने पिछले सेटों में बताया है, पिछले प्रश्नों में। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रगीत और समाज किनकी रचना है। प्रगीत और समाज किनकी रचना है। प्रगीत और समाज याद रखें ना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, नामवर सिंह, नामवर सिंह, जिन्होंने शमशेर जब लिखा है, उन्होंने प्रगीत और समाज एक निबंध है जी, है उसमें नामवर सिंह ने शमशेर बहादुर सिंह और भी हिंदी साहित्य के कई प्राचीन कवियों के बारे में उल्लेख किया है, लेखकों के बारे में उल्लेख किया है ना। प्रगीत और समाज किनकी रचना है, तो नामवर सिंह जी की रचना है, याद करते चले। चलिए आज का फर्स्ट हाफ और आखिरी प्रश्न 50वां कह रहा है, एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है विद्यार्थियों, जल्दी बताएं। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो मैं आंख मूंद के कहूंगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। कौन है जी, ऑप्शन बी, भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो भगत सिंह ना, याद करें। एक लेख क्या था जी ना, एक लेख क्या था, लेख क्या था, तो विद्यार्थी और राजनीति। आप लोग पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा। दिगंत भाग ना 2 पढ़ के देखें, विद्यार्थी और राजनीति, ठीक है ना। और पत्र क्या था, तो सुखदेव के नाम पत्र था। 2 चीजें सुखदेव के नाम पत्र, सुखदेव के नाम 2 चीजें इस पाठ में निहित है। एक लेख जो कि विद्यार्थी और राजनीति, विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उनके समय में जो पंजाब में थे, हरियाणा में थे, तभी सोचा जा रहा था। उस दौर पर उन्होंने लेख लिखा है और एक पत्र सुखदेव के नाम पत्र लिखा है। उसमें लिखा है ना, भारत को आज़ाद कराने में उन दोनों के बीच जो भी गतिविधियां हैं, जो भी बातचीत हुआ है, उसका एक बहुत ही अच्छा झलक मिलता है उस एक पत्र में ना। सुखदेव के नाम पत्र जो लिखा है किसने, तो भगत सिंह ने। तो यहाँ आपके कानों प्रश्न क्या कह रहा है विद्यार्थियों, कह रहा है कि उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी, उसने कहा था शीर्षक का ना कहानीकार कौन है। देखें इस कहानी का कहानीकार है ऑप्शन ना ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने उसने कहा था, कहानी लिखा था। मैंने अच्छी तरीके से बताया था, कई सेटों में मैंने बताया है, पिछले सेटों में आप देख सकते हैं मेरा वीडियो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है। नायक के बारे में पूछा है, हीरो, हु इज द हीरो ऑफ अ स्टोरी, उसने कहा था। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लहना सिंह। लहना सिंह तो ही ना, लहना सिंह ही तो इस कहानी का मुख्य पात्र था, नायक था। चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छी तरीके से आगे देखिए। अगला प्रश्न क्या है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी। ओए यार, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, ये चरित्र प्रधान कहानी है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चरित्र प्रधान। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, चरित्र प्रधान कहानी है, युद्ध पर आधारित है ना, लेकिन चरित्र प्रधान, चरित्र को दिखाया गया है। लहना सिंह एक फौजी है ना, एक फौज में है, लड़ने गया है ना, और उसके चरित्र को इस कहानी में झलकाया गया है, बताया गया है, वर्णन किया गया है। तो ये कहानी चरित्र प्रधान है कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बिना विलंब किए हुए। अगला प्रश्न कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिंदी प्रदीप। किसकी पत्रिका है, तो बालकृष्ण भट्ट की क्या है जी, तो
पत्रिका है ना, बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है हिंदी प्रदीप। चलिए आगे मैंने सब चीज़ बता दिया है पिछले प्रैक्टिस सेटों में, सब चीज़ के बारे में, धर्म युग के बारे में, समालोचन के बारे में ना, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका के बारे में। ये सब पत्रिका ही है लेकिन अलग अलग लेखकों की है। चलिए मैंने पिछले सेटों में, पिछले वीडियो में सारी चीज़ बता दिया है, आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। क्या है जी? ललित निबंध है कि कहानी है कि एकांकी है कि यात्रा संस्मरण है? चलिए मैं कहूंगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ललित निबंध है। निबंध तो है लेकिन कैसा है? ललित निबंध है। ललित मतलब होता है चित्र ना, चित्रकला, ललित कला। जब बचपन में छोटे छोटे थे तब हम लोग इसका परीक्षा दिया करते थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है विद्यार्थियों? अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? ओ सदा नीरा के लेखक होंगे। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा किसने लिखा है? तो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। जब आए थे यात्रा संस्मरण में चंपारण की धरती पे ना, तो चंपारण की मिट्टी के बारे में, यहाँ के जनजातियों के बारे में कि थारू जनजाति ना, धांगड़ जनजाति कहाँ से आकर के बसे हैं, वन के बारे में, गंडक नदी के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। महात्मा गांधी आए थे चंपारण में, इन सब चीज़ों का जिक्र हुआ है ओ सदा नीरा पाठ में, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। चलिए बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। ओ सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखें इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गंडक। गंडक नदी को ही कहा जाता है ओ सदा नीरा, ओ नारायणी, ओ चक्राना कह के संबोधित किया है किसने? तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने। चलिए बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1952 में ओ अर्धनारीश्वर प्रकाशित हुआ था, जिसके लेखक कौन थे? तो दिनकर जी। कौन जी? दिनकर जी। चलिए बिहार के लेखक हैं हमारे जाने माने। चलिए मैंने पिछले सेटों में बता दिया है विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है विद्यार्थियों कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ओ यार अभी तो पिछले प्रश्न में बताया था इसी सेट में ना, किसके लिए? तो उर्वशी के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ ना, भारतीय क्या जी? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किनको? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को। लेकिन अगर मैं बात करूं ना साहित्य अकादमी, तो संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के आप लोग को याद होगा, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को ना, दिनकर जी को क्या मिला था जी? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं बिना विलंब किए। कह रहा है रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो रोज किसने लिखा था? अंग्रेज ने लिखा था। किसने लिखा था जी? अंग्रेज ने। तो कहेंगे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अंग्रेज। रोज मालती थी ना, जो कि गिरहरी थी, उसका पति था महेश्वर ना, और कई गैंग्रीन जो आया है ना, गैंग्रीन एक बीमारी का नाम है, उसका भी जिक्र हुआ है इस पाठ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे विद्यार्थियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो मैं इस प्रश्न का सही जवाब कहूंगा ऑप्शन बी होगा, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को ही भगत सिंह ने क्या कहा था? तो सुंदर मृत्यु कहा था। मैंने अभी बताया था इस प्रश्न के बारे में पिछले प्रश्न में ना, पिछले सेटों में भी कई बार बता चुके हैं इस प्रश्न के बारे में। आप लोग देखें अच्छी तरीके से, सारी चीजें समझ में आएंगे विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है सिपाही की मां शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र, सबसे सशक्त पात्र कौन है जी? तो कहूंगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ना, चलिए इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग ढूंढे। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, बिस्नी। बिस्नी कौन थी? बिस्नी बताए ना। चलिए बिस्नी कौन थी? मानक की माँ थी। चलिए कौन थी जी? बिस्नी बताएं जल्दी। बिस्नी कौन थी? मानक की माँ ही थी विद्यार्थियों। चलिए मैंने अच्छी तरीके से बताया था कि ये एक एकांकी है। लेखा किसने है? तो मोहन राकेश ने। सिपाही की माँ किसने लिखा है? तो मोहन राकेश ने लिखा है। और सिपाही की माँ एकांकी जो पाठ है, इसमें सबसे सशक्त पात्र है बिस्नी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है विद्यार्थियों? अगला प्रश्न कह रहा है बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा? किसी, ये यहाँ पर देखें गलत टाइप किया है, टाइपिस्ट ने गलत टाइप कर दिया है जी, किसी नहीं बल्कि किसकी होगा, किसकी होगा यहाँ पे, ठीक है ना, किसकी प्रतीक्षा है? तो मैं कहूंगा मानक की चिट्ठी की। देखें यहाँ पर भी मानक की चिट्ठी की। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मानक की चिट्ठी की। बिस्नी और मुन्नी ना, बिस्नी मोहन की माँ है ना, सॉरी मानक की माँ है, और मुन्नी जो है उसकी बिन ब्याही बहन है, जो कि इंतजार करते हैं मानक के चिट्ठी की ना, और अपने आप में दोनों क्या करते हैं? तो वार्तालाप करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोनों को इंतजार है मानक की चिट्ठी की। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। कह रहा है कि नामोर सिंह के गुरु कौन थे? नामोर सिंह के गुरु कौन थे? मैं बता दूं कि द्विवेदी युग, जब आप हिंदी साहित्य के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको मालूम चलेगा कि एक
द्विवेदी युग चला था, भरतेंदु युग भी चला था। तो द्विवेदी युग जिस समय चला था उसी समय लेखक के रूप में उभर करके आए थे नामवर सिंह। तो नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो मैं कहूंगा इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग के भी कवि हैं। ऐसे भी प्रश्न कह सकता है आपके एग्जाम में ना कि नामवर सिंह किस युग के कवि हैं, तो आप लोग कहिएगा ना द्विवेदी युग। कौन युग? द्विवेदी युग। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार। आगे बढ़े विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादन रहे? नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे? नामवर सिंह, यहाँ देखें थोड़ा ना भाषा थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है प्रश्न, फिर भी हम लोग प्रश्न बना सकते हैं। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक ना थे या रहे हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना? क्या जी? आलोचना। उनकी ज्यादातर पत्र पत्रिकाएं जो छपती थी, जो संपादन किया करते थे, वे आलोचना के रूप में ही ना, आलोचक रूप में ही हुआ करते थे। आलोचना ही ज्यादा करते थे, लिखते थे। कौन? नामवर सिंह। मैंने पिछले प्रैक्टिस सेटों में इस बारे में बहुत बार बताया है। आप लोगों को अगर ये बात समझ में नहीं आ रही होगी विद्यार्थियों, तो पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं आप लोग। चलिए, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है कि जूठन किनकी आत्मकथा है? जूठन, जूठन मैंने बताया था ना कि जूठन एक ऐसी कहानी है ना, बहुत ही मर्मी कहानी है, आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? तो मैं कहूंगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन किसकी आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। चलिए, जो कि चूड़े जाति से संबंधित है, मैंने पिछले सेटों में बताया है, इस बात को आप लोग समझे। चलिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? चले बताने का प्रयास करें। चलिए, कल्लीराम। क्या था जी? कल्लीराम था। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? कल्लीराम। जो कि बचपन का एक दृश्य बताया है, दृश्य झलकाया है अपनी आत्मकथा में। किसने? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने, कि जब वो पढ़ने जाते थे, कहाँ जाते थे? पढ़ने, तो 2-3 दिनों तक उन्हें सिर्फ झाड़ू ही लगवाया गया ग्राउंड में ना, स्कूल के बरामदे में। दिन भर उन्हें झाड़ू ही लगवाया जाता था। और ना किसी रोज ना तीसरे दिन शायद, है ना, मैंने पढ़ाया है कहानी में कि तीसरे दिन जब जाके चुपके से क्लास में बैठ जाते हैं, तो वही कल्लीराम जो है मास्टर ना, ऐसे उनका गर्दन दबोच लेता है ना, जैसे कि एक भेड़िया ना किसी बच्चे की गर्दन को क्या कर लेता है जी? दबोच लेता है, और जाके बाहर बरामदे में ऐसे पटक देते हैं, है कि नहीं? पटक देते हैं, फिर झाड़ू थमा देते हैं। बच्चा रोते रोते झाड़ू लगाता है, तब तक उसके पिताजी जाते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि मुंशी जी के पिताजी आ जाते हैं, और दोनों में वार्तालाप होती है। ऐसा कुछ कहानी चला था, है कि नहीं? आत्मकथा में। किससे आत्मकथा में? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का आत्मकथा में। चलिए, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है विद्यार्थियों? जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? चलिए, ये तो हो गया ना, कल्लीराम। चलिए, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? क्या बात है यार, हंसते हुए मेरा अकेलापन हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये के लेखक कौन है? तो मैं कहूंगा ना मलयज जी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, मलयज। मलयज है, मलयज जिन्होंने लिखी थी डायरी, हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या से संबंधित है? ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में कह सकता है। तो क्या कहेंगे जी? डायरी विद्या से संबंधित है, जिसको लिखा है किसने? तो मलयज ने, हंसते हुए मेरा अकेलापन। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि तिरिछ शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तिरिछ ना, तिरिछ, इसके है ना उदय प्रकाश। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उदय प्रकाश। त्रिक्ष क्या है जी? तो ना एक विषैला ना भयानक जानवर है जी। आगे मिलेगा, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है त्रिक्ष है। देखिए अगला मिल भी गया। 17वां प्रश्न कह रहा है कि त्रिक्ष है, क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक विषैला और भयानक जंतु जो कि कहानी का हिस्सा बन जाता है, पात्र बन जाता है। त्रिक्ष ना एक आधुनिक त्रासदी भयावह स्थिति पर यह कहानी है। एक ग्रामीण समाज और शहरी एक ग्रामीण क्षेत्र में परिवेश में एक रहने वाला व्यक्ति ना, या फिर जो भी जनमानस है, वो कैसे शहरों की ओर ना तब्दील हो जाते हैं, या फिर ऐसे कहानी चलती है। उसी में ना ये त्रिछ का जिक्र हुआ है। त्रिछ जिसके लेखक कौन है? उदय प्रकाश। चलिए, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न की तरफ चले विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? तुलसीदास कैसे कवि थे? तुलसीदास कैसे कवि थे? चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब विद्यार्थी ढूंढने का ना, तुलसीदास कैसे कवि थे? चलिए, तुलसीदास में कहूंगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ना समन्वयवादी। चलिए, समन्वयवादी कवि थे। कौन जी? तुलसीदास। चलिए, बहुत सुंदर। समन्वय ना, समन्वय यानी कि हर चीज को एक अच्छी तरीके से लिख के रखना, या फिर कह के रखना, या फिर भाव बताना, उनका एक गुण था। किन में गुण था? तो तुलसीदास जी में। इसलिए समन्वयवादी कवि कहते हैं किनको? तुलसीदास जी को। चलिए, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कबहूक अम्ब अवसर पाई। चलिए, बहुत खूबसूरत पंक्ति है। कबहूक अम्ब अवसर पाई, यह
ना यहाँ 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 जो है अम्ब, चलिए यहाँ पर देखें थोड़ा सा मिस टाइपिंग हुआ है। अम्ब संबोधन किसके लिए है? अम्ब। अम्ब कहते हैं माँ को, किसको कहते हैं जी? माँ को ना। तो कभूख अम्ब अवसर पाई, यह जब लिखा है पद किसने ना, किसने लिखा है जी? तो किसने लिखा है? तो सूरदास जी ने लिखा है ना। किसने लिखा है? कभूख अम्ब अवसर पाई, यह यहाँ अम्ब सीता माता के लिए। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सीता माता। अम्ब मतलब होता है माँ, अम्ब मतलब क्या होता है जी? माँ होता है, ठीक है ना। सीता माता के लिए ये सब प्रयोग किया गया है। सिंपल सा बात है, सिंपल सा आपको ना भटका रहा है प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भक्तमाल। भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल रचना है नाभा दास की, जिसने लिखा है छप्पय। इस प्रश्न का सही जवाब है जी। आगे चलते हैं ना। भक्तमाल क्या है जी ना? भक्तमाल क्या है? तो भक्त चरित्रों की माला। भक्तमाल से संबंधित है कि भक्त चरित्रों की माला ही भक्तमाल कहलाती है, जिसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है? तो नाभा दास, जिन्होंने लिखा है आपके दिगंत भाग में छप्पय। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण रीतिकाल, याद रखें, भूषण रीति, भूषण रीति। हाँ चलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, रीतिकाल। जिस समय भारतीय साहित्य में रीति रिवाजों के बारे में काफी लिखा गया, काफी पढ़ा गया, समझा गया, वर्चस्व आने लगा कि भारत की रीति रिवाज कैसा है, संस्कृति कैसा है, लेखक हुए या फिर कवि हुए लिखने लगे ना, उसी समय कौन प्रसिद्ध हुए थे? भूषण। तो रीतिकाल के कवि कौन है? भूषण। याद करते चले। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना, सुंघनी साहू परिवार किनसे संबंध था? सुंघनी साहू परिवार ना किनसे संबंधित था? देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद से। जयशंकर प्रसाद के ये पितामह थे। कौन? सुंघनी साहू, जिनका नाम क्या था? शिवरत्न साहू। जिनके पितामह का नाम क्या था जी? शिवरत्न साहू। और ये जो शिवरत्न साहू थे, जो पितामह थे जयशंकर प्रसाद के, ये खैनी का व्यापार करते थे। किसका व्यापार करते थे जी? खैनी। बोलचाल की भाषा ना, वो खैनी लोग खाते हैं ना, उसका व्यापार करते थे और इसलिए इनको सुंघनी साहू कहा जाने लगा। तो सुंघनी साहू परिवार किनसे संबंध था? तो जयशंकर प्रसाद से कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखें। कर रहा है यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है क्या? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ना, आर्ट। चलिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ प्रचलित है? किस देश में प्रचलित है? ये लोगों की बातचीत करने की कला होती है, हुनर होती है, कहाँ प्रचलित है? ये किसने कहा? यहाँ प्रश्न कहा है, ये किसने कहा? चलिए फिर से बताऊंगा। यूरोप ना, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, यह किसने कहा है? तो मैं कहूंगा बालकृष्ण भट्ट। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट, जिन्होंने लिखा है बातचीत नामक निबंध, दलित निबंध। बातचीत किसने लिखा है जी? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। और उन्होंने कहा कि यूरोप के लोगों में बात करने का एक हुनर है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का नाम सुना होगा, ETC। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। कह रहा कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह किसने लिखा है? जल्दी बताएं यह किसने लिखा है? तो मैं फिर से कहूंगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। महेश भट्ट नहीं, याद रखें, बालकृष्ण भट्ट जिन्होंने लिखा था बातचीत नामक निबंध। उसमें कहा गया है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, और ये सही बात है, आप लोग मान के चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है? अच्छा, उसने कहा था, हाँ जी लिखा है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। बुद्धू का कांटा, ओ यार लिखा है। सुखमय जीवन, हाँ जी उन्होंने लिखा है, ठीक है ना। चलिए तिरछ नहीं लिखा है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तिरछ लिखा है उदय प्रकाश। किसने लिखा है जी? तिरछ किसने लिखा है? उदय प्रकाश जी ने लिखा है। मैंने कई बार बताया है इस प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है? यहाँ ध्यान दें, बिहार से संबंधित नहीं है। जगदीश चंद्र माथुर, हाँ जी आए थे, ओसदा नीरा लिखे थे, चंपारण की धरती में आए थे बिहार में और लिखे थे क्या बाबू सब? ओसदा नीरा। चलिए जगदीश चंद्र माथुर तो संबंधित है जी। जयप्रकाश नारायण, ये भी जून 1977 की 75 में आए थे पटना के गांधी मैदान में और ऐतिहासिक भाषण हुआ था संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण ये भी बिहार से संबंधित हो गए जी। रामधारी सिंह दिनकर, इनका तो जन्म ही हुआ है बिहार में, है। चलिए इनका जन्म हुआ है बिहार में, तो बिहार के कवि माने जाते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शमशेर बहादुर सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जो कि बिहार से संबंधित नहीं है। मैंने इनके जीवन के बारे में, इनके लेखनी के बारे में, जन्म स्थान के बारे में बहुत बार जिक्र किया है अपने वीडियो में। अब मैं थक भी चुका हूं, तो आप लोग मेरी भावनाओं को समझें। पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं अगर इनके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है विद्यार्थियों? अगला प्रश्न कह रहा है कर्बक में कौन सी बात
पाई जाती है? कौन सी बात पाई जाती है? चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, देखिए ऑप्शन ए ही अच्छा लग रहा है, यही सबसे उचित है और समुचित है। चलिए प्रेम की महिमा, कड़वक में कौन सी बात पाई जाती है? तो प्रेम की महिमा। किसकी महिमा पाई जाती है विद्यार्थियों? प्रेम की महिमा। कड़वक किसने लिखा है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है। पद्मावत वगैरह ना, पद्मावत जो है पुस्तक है, इन सब का जिक्र कहाँ किया गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी का जब कवि परिचय होगा तो उसी में मैंने जिक्र कराया था अच्छी तरीके से। चलिए जहां प्रेम मार्गी प्रेम की बातें आती है ना, चलिए प्रेम पर आधारित कहानियां आती है। अगला प्रश्न कह रहा है 9 2 11। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। ओए 9 2 11 हो गए यार, यानी कि भाग गए, बचपन से पढ़ रहे भाग जाना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है ना, नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मतलब जी प्रिय होना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इतु, इसमें तो आंख मुंद के, ठीक है ना। चलिए आ गया संधि, जगदीश का संधि विच्छेद होगा तो जगत धन ईस, जगत धन ईस ऑप्शन बी, ठीक है ना। जगत धन ईस कौन संधि है? व्यंजन संधि है जी। हलन चिन्ह आ गया, हल चिन्ह आ गया। जब भी आप हलन चिन्ह देखें तो व्यंजन संधि का है। कौन संधि का है? व्यंजन संधि। चलिए बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? रात का विलोम होगा। रात का विलोम क्या होता है भाई? वो दिन होता है, अकमुंद के बच्चों वाला प्रश्न। चलिए अगला क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि लोक का विशेषण है, विशेषण बताएं। लोक का विशेषण होगा लौकिक, ऑप्शन सी लौकिक। लौकिक आदमी, लौकिक चीजें, लौकिक वस्तु, ठीक है ना, यानी कि संसारिक कह सकते हैं। लोक मतलब संसार, लौकिक मतलब संसारिक, ठीक है ना। चलिए बहुत आसान चीज होता है जी विशेषण बनाना। मैंने अपने विद्यार्थियों को, अगर आप आयुष अकेडमी के विद्यार्थी हैं तो मैंने इस चीज को भली भांति पढ़ाया है एकदम शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पुरुष का विलोम होगा। देखिए यहाँ पर स्त्री भी दिया हुआ है, नारी भी दिया हुआ है, महिला भी दिया हुआ, वनिता, सब नारी ही है, सब नारियों का ही रूप है, सब स्त्री का पर्यायवाची है। लेकिन पुरुष की जब बात आती है संस्कृत, तो संस्कृत में कहते हैं स्त्री। क्या कहते हैं? स्त्री। संस्कृत की दृष्टि से देखेंगे विलोम ये नहीं कि आग ना, तो आग है तो पानी, जल है ना, जल है तो उसका फिर क्या विलोम होगा, है कि नहीं। ये सारी चीजें आपको कॉमन सेंस, अपने व्यवहारिक बुद्धि से जवाब देना है। तो पुरुष, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पुरुष का विलोम होता है स्त्री। पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है ना, व्यवहारिक चीजें हैं जी। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाधन उत्सव। महाधन क्या जी? उत्सव। आ प्लस उ क्या हो जाता है जी? ओ बन जाता है महोत्सव। आ यहाँ पर ना महा, जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो आ आएगा, ठीक है ना। आ प्लस यहाँ पर छोटा उ है, तो आ प्लस छोटा उ जब मिलते हैं तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है महोत्सव, ठीक है ना। चलिए बहुत खूब सुंदर, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है संतोष का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए यानी कि मैंने पढ़ाया था, जब पढ़ाया था व्यंजन संधि। कौन संधि? व्यंजन। तो अंक का नियम पढ़ाया था। ये सिरो रेखा के ऊपर लगता है अंक की बिंदी ना, इसको किससे बदल देते हैं? आधे म हलंत बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? चलिए ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है मुझे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समधनतोष। संतोष किसका उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण है जी। किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा पानी का पर्यायवाची, तालाब नहीं होगा, सर नहीं होगा, नीर, हाँ जी मिल गया जी। पानी का पर्यायवाची क्या होगा? नीर ही होगा, नदी नहीं होगा जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है बुराई में कौन सा प्रत्यय है? बुराई, ठीक है ना। हम जब भी निकालना है तो डंडे से निकालेंगे, ठीक है ना। आ के मात्रा से निकलेगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, आई प्रत्यय है जी। प्रत्यय शब्दों के पीछे लगता है, समझाने वाली ज्यादा चीजें नहीं है। देखिए चक्रपाणी में कौन सा समास है ना? चक्र है, जिस चक्र है ना, चक्र है जिसके पाणी में, ऐसे भी कह सकते हैं ना, चक्रपाणी। चक्र है जिसके पाणी में, पाणी मैंने होता है हाथ, यानी कि जिसके हाथ में क्या होता है जी? चक्र होता है। वो किसको कहते हैं? तो विष्णु भगवान को कहते हैं। अब विष्णु भगवान हो गए वीआईपी, वीआईपी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन। विष्णु जी के जैसा कोई वीआईपी है? तो मैं कहूंगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बहुव्रीहि समास। कौन समास? बहुव्रीहि, क्योंकि सारे वीआईपी क्या होते हैं? बहुव्रीहि समास। जैसे लंबोदर ना, गजानन, दशानन, नीलकंठ, ठीक है ना, पीताम्बर, हनुमान, ठीक है ना। बहुत ऐसे जो वीआईपी लोग हैं सब क्या होते? तो बहुव्रीहि समासी होते हैं। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब था। अगला प्रश्न कह रहा है दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? दिक् धन गज, दिक् धन गज। चलिए इस देखें, इसको अगर हम लोग ना विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद तो होगा दिक्, क के नीचे हलंत ना, दिक् धन गज। तो क का किसमें परिवर्तन हो जाता है? आधे ग में। प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में, ये व्यंजन संधि नियम चलता है। दिक् धन गज। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। दिक् धन गज, दिग्गज। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब था, ये किस संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण। चलिए विद्यार्थियों खूब सुंदर, खूबसूरत, शानदार। रात दिन कौन सा समास है? रात दिन, रात दिन।
रात दिन कौन सा समय? रात भी है और दिन भी है, बीच में च का अर्थ है तो चार थे द्वंदा। मैंने क्या कहा था? चार थे द्वंदा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दूज का चांद होना, दूज का चांद होना या ईद, बात एक ही है, ठीक है ना। दूज का चांद होना या फिर ईद का चांद होना, बात एक ही है। आप लोग कंफ्यूज ना हो के इस कंफ्यूज ना हो इस मुहावरे में। चलिए इस मुहावरे में देखें, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी। यार बहुत दिनों पर दिखाई देना, वही तो कहते हैं ईद का चांद हो गया। यार तो आजकल ईद का चांद हो गया, दूज का चांद हो गया, कहने का मतलब बहुत दिनों पर दिखाई दिया है। चलिए बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है नया का विलोम है, नया का विलोम है। नया यार पुराना कहेंगे, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं। चलिए ग्राम शब्द का, ग्राम का विशेषण होगा ग्रामीण, ऑप्शन ए, ठीक है ना। ग्रामीण लोग, ग्रामीण जनता, ग्रामीण वस्तुएं। चलिए बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, शानदार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तल्लीन, तल्लीन का संधि विच्छेद होगा। ओ यार मैं कितनी बार बताऊं, व्यंजन संधि है भाई। कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। इस देखें तत् धन लीन, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है मुझे, तत् धन लीन व्यंजन संधि है जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का चांद नहीं कहेंगे, ठीक है ना। चलिए राजा नहीं कहेंगे ना, रोहित नहीं जी, ठीक है ना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी ना। चंद्रमा किसको कहते हैं? शशि। ये पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है चंद्रमा का। मैंने अच्छी तरीके से पर्यायवाची शब्द पढ़ा है अपने विद्यार्थियों को, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है विद्यार्थियों, देखें अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि गले मढ़ना, गले मढ़ना मुहावरे का, ऐसे गले मढ़ते हैं ना, ये गला मढ़ रहा हूं मैं, गले मढ़ना। गले मढ़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है बताएं विद्यार्थियों। तो मैं कहूंगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि आरोप लगा रहे हैं। क्या रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं। खुद तो दोषी हैं और गला मढ़ रहे हैं और दूसरे पर क्या कर रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं। तो गले मढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है आरोप लगाना। चलिए इस मॉडल सेट का आखिरी प्रश्न कनक पूछा हुआ है। कनक का अर्थ है यार आंख मूंद के कहो सोना ना, सोना क्या है जी? सोना सोना, ठीक है ना, सोना है इस प्रश्न का सही जवाब। तो ये आपके 100 प्रश्न पूरे हो चुके हैं विद्यार्थियों। और इस वीडियो के बाद उम्मीद है ना कुछ सब्जेक्टिव ना इंपॉर्टेंट गेस के तौर पर, कहते हैं ना कि गेस यही पूछने वाला है आपके 2022 एग्जाम में। तो ऐसा कुछ वीडियो लेकर के मैं जल्द ही आप लोग के सामने ना, आप लोग के समक्ष उपस्थित होऊंगा। मैं सुरेश कुमार, आयुष एकेडमी यूट्यूब चैनल 10+2 जो कि 8 लोग चाहते हैं इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें ना। और ऐसी ऐसी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ों का वीडियो ना या फिर मॉक टेस्ट बना करके डाला जाता है, बहुत अच्छी जानकारी वाली चीज़ें इस वीडियो में अपलोड की जाती है। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बने और देखते चलें। अजीब अजीब चीज़ें, अजीब जानकारी दिया जाता है इस चैनल में। और मैं जल्द ही उपस्थित होऊंगा कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर के भी। लघु उत्तरीय ऑब्जेक्टिव तो मेरे ख्याल से 5 सेट में हो ही गए हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि जल्द ही ना 1-2 दिनों के अंतर में ना अल्टरनेट में, अंतराल में मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। ऐसे ही कुछ सेट लेकर के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, जो कि आपके 2022 एग्जाम के लिए, इंटर बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। चलिए तो बस ये 100 प्रश्नों के साथ मैं आप सभी विद्यार्थियों से विराम लेता हूँ ना, अलविदा कहता हूँ। चलिए धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी, जय।